नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे प्रोग्राम यूथ जंक्शन में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसे अपनी विशेषताओं के लिए दुनिया भर में सराहा जाता है। भारत में सबसे अधिक संख्या में यूथ मौजूद है। आज का यूथ एजुकेटेड और अवेयर है। यूथ के लिए डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोट दे देना ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। इसलिए यूथ की इंडियन डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका है। आज हम चर्चा करेंगे इसी से जुड़े मुद्दे पर। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय लोकतंत्र और उसमें युवाओं की भूमिका पर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट ऋचा पांडे जी और स्टूडेंट रक्षा सिंह और विनीत भी। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अगर हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो इसमें इंडियन डेमोक्रेसी में यूथ का क्या रोल है? मैम, हमारे यहाँ पे भारत को विश्व भर में सबसे यंग नेशन माना जाता है। यंग नेशन से मतलब है कि दुनिया भर की सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे देश में पाई जाती है। युवा आबादी किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज का युवा कल के और भी ज़्यादा जीवन के पड़ाव में जब आगे बढ़ेगा तो उसे नागरिकता और भी ज़्यादा सिद्ध करनी होगी। वो देश में और भी ज़्यादा योगदान दे सकता है और देश को विकास की राह पर आगे ले जा सकता है। तो जब भी हम युवा के योगदान की बात करते हैं, हमें दो दृष्टिकोण देखने मिलते हैं, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक। जब भी हम सकारात्मक विचारधारा की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि आज का युवा पहले से ज़्यादा जिम्मेदार है, पहले से ज़्यादा वाकपटुता रखता है, पहले से ज़्यादा तार्किक शक्तियाँ रखता है और उसमें पहले से ज़्यादा क्षमता है कम से कम वक्त में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयाँ पाने की। आज का युवा ना तो किसी से डरता है, ना ही किसी भी दुष्परिणाम के प्रभाव से पीछे हटता है। वहीं जहाँ पर हम नकारात्मक विचारधारा देखते हैं, वहाँ पर हम ये पाते हैं कि आज का वो इन कर्तव्यों से पीछा छुड़ाना चाहता है ताकि वो अपने जीवन में सिर्फ अपने भविष्य के बारे में ही सोच सके। गौरतलब बात यह है कि ना सिर्फ युवा, आजकल के माता पिता भी उन्हें इसी तरफ प्रेरित करते हैं कि वे सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान दें, जो कि बहुत ही गलत है। आपके देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप योगदान दीजिए, आप अपने देश को समझिए, उसकी लोकतंत्रता को समझिए और उसमें आगे जितना भी आप प्रयास कर सकते हो उसकी मदद करिए, उसे विकास की राह पर ले जाइए। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? युवा जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है युवा में, और अभी का जो युवा है वो कुछ ज़्यादा एनर्जेटिक है। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा समझदार युवा आ रहे हैं और युवा आबादी ज़्यादा है, जैसे कि मैम ने बताया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत अकेलापन, बहुत खालीपन आ गया लोगों के जीवन में। तो युवा जो है अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल भी करने लगे, ट्रोलिंग जैसी चीज़ों में लग जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, या जैसा मैम ने कहा कि परिवार से उनका कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है। उनका सामाजिक जीवन में जो मामला है, जैसे पहले के युवा थे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था परिवारों से या लोगों से या समाज से कि वो समाज के लिए कुछ करे, जुड़े रहे और कुछ योगदान दे। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे उनका कनेक्शन ख़त्म होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा हम देखते हैं कि पलायन होता है अपने इधर, अपनी कंट्री में देखते हैं कि अच्छे युवा जो भी पढ़ के निकलते हैं उन्हें लगता है अपना देश बहुत अच्छा नहीं है। तो उनको कनेक्ट करने के लिए फैमिलीज़ को अपने बच्चों में कम से कम ये सिविक सेंस तो भरना होगा कि ये देश आपका है और इसके लिए आप जब तक कुछ नहीं करोगे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। सेम चीज़ उनको समझानी चाहिए कि पॉलिटिक्स में या समाज में उनको बराबर योगदान देना चाहिए और उनकी एनर्जी का जिससे सही उपयोग हो सके। रक्षा, डेमोक्रेसी में यूथ के रोल को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे हम युवाओं की बात कर रहे हैं और मैम ने जैसे कहा कि आजकल के युवा थोड़े स्वार्थी होते जा रहे हैं, और हम अगर पहले की बात करें तो बहुत से ऐसे युवा थे जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाने में एक बड़ा योगदान दिया था। लेकिन हम अगर आज की बात करें तो हम एक बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान नहीं दे पाते, जैसे कि करप्शन है, हम इसे रोक नहीं पाते। और इन सबसे एक बड़ा जो चीज़ है वोटिंग प्रोसेस जो है, युवा जो है हमारे जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा युवा भारत देश में मौजूद है, तो वोटिंग प्रोसेस जो एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रोल होता है वोटिंग करने का, तो उसमें भी युवा अपने आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है। उन्हें लगता है कि हमारे वोट करने से क्या फ़ायदा है, अगर हम एक जन है, अगर हम एक जन वोट नहीं करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है कि उन्हें लगता है कि वो किसी फ़र्क उनके वोट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी मैम, मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, तो डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में मीडिया यूथ पर क्या प्रभाव डालता है?
देखिए, पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि मीडिया को क्यों बोला गया है फोर्थ पिलर। मीडिया किसी भी देश में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये 18वीं शताब्दी में जब से अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब से मीडिया ने अपना असर दिखाना शुरू किया, जहाँ पर उसने लोगों तक पहुँचकर उनमें जानकारी ला करके उनमें रेवोल्यूशन की भावना पैदा की और अंततः हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर उभर करके आया। इसी तरीके से मीडिया को फोर्थ पिलर इसलिए कहा गया है क्योंकि मीडिया का मुख्य रोल होता है कि वो देश में हो रहे सरकारी कार्यों को लोगों तक पहुंचाए। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज यूथ डेमोक्रेसी को लेके ज़्यादा जागरूक हुआ है, ज़्यादा सजग हुआ है। तो डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए यूथ की भागीदारी, उनका योगदान कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं हम लोग? यूथ में सोशल मीडिया का उपयोग तो है, लेकिन उपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी है। ये युवा ही एक समझ सकता है कि किस तरीके से उसे उपयोग और दुरुपयोग में भेद रखना है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं समझने में, नई जानकारियां पाने में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो अपने सभी मुद्दों को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपलोड करती है, उस पर चर्चा करती है, डिस्कशन करती है, अपनी रिपोर्ट देती है कि उन्होंने क्या किया है। लेकिन युवा के लिए उन बातों पर आंख मूंद करके भरोसा कर लेना ही सब नहीं है। आपके हाथ पे इंटरनेट है, आपके हाथ में सोशल मीडिया है, आप अपनी तरफ से डिस्कशन करिए। जी रक्षा, आप बताइए कैसे इन्वॉल्वमेंट उनका हम लोग इंश्योर कर सकते हैं डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाने के लिए? मैम की पॉइंट पे ही एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे सोशल मीडिया है, तो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो उस चीज़ को बोल रहा है या जो एंकर है, वहाँ पे वही एडिटर भी होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गलत चीज़ें चली जाती है और इसमें सबसे ज़्यादा युवा हैं कि वो क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि वो जो बोल रहे हैं उसमें कितना सही और कितना गलत है। तो इस चक्कर में ये होता है कि गलत चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती हैं और वो चीज़ें मतलब गलत एक मैसेज देती हैं लोगों को। विनीत, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे बात हो रही है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, जैसे अभी हमको एक लाइव वीडियो शूट करने के लिए आना पड़ा, हमको एक पूरा कैमरा चाहिए था, पूरा सेटअप चाहिए था। पर अभी फ़ोन है आपके पास, फेसबुक खोल के आप जैसे ही लाइव करोगे ना, आप जो भी बोल रहे हो सब कोई देख सकता है। सोशल मीडिया का ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये है कि आप कहीं भी खड़े हो जाओ, उसको किसी चैनल में कई पत्रिका छापने की जरूरत नहीं, फेसबुक खोल ले, एक आईडी बना ले और वो अच्छी पोस्ट करे, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो अगर युवा उस चीज़ को सही जगह यूटिलाइज करेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, ट्रोलिंग की जगह अगर उसको सही जगह इस्तेमाल करेगा, सही खबरें पहुंचाएगा, कुछ पॉजिटिव लेके आएगा, हर जगह जो निगेटिविटी भर रही है उसको निकालने की कोशिश करेगा, तो वो बस युवा ही कर सकता है और वो करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। ओके, जब हम बात यूथ की कर रहे हैं, देन इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू पर्टिकुलरली मेंशन गर्ल्स चेंजिंग द प्रेजेंट सिनेरियो। इस बारे में मैम आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, गर्ल्स ने और पूरी तरीके से विमेन कह लें तो बहुत बहुत बड़ी राह उन्होंने तय की है। जहाँ पे वो सिर्फ घर की चार दीवारों में सिमट के रह जाती थी, वहाँ पे आज अनगिनत औरतें ऐसी हैं जो कि सीईओ की पद पे बैठी हुई हैं, या फिर ना सिर्फ सीईओ, हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, हम स्पोर्ट्स को देख लें या फिर हम फिटनेस ट्रेनर की बात करें, जिसे एक समय में समझा जाता था कि महिलाएं शारीरिक तौर पर कमज़ोर हैं, वो इस क्षेत्र में नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं है, आज फिटनेस ट्रेनर्स में भी बहुत सारी महिलाएं कदम रख चुकी हैं। या फिर हम कहीं भी देखें तो जहाँ पर एक वक्त हुआ करता था जहाँ महिलाओं को उनके रंग के लिए, उनके कद के लिए बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ किया जाता था, वहीं आज महिलाएं उल्टा लोगों पे, समाज पे अपने ओपिनियन को रख रही हैं। वो फेयरनेस क्रीम या फिर वो सोशल नॉर्म्स जो कि पुरानी सोच पे बसे हुए हैं, वो उन सब से आगे उभर रही हैं और इन सब चीज़ों से जितनी भी धारणाएँ लोगों ने बना रखी हैं उसके खिलाफ लड़ रही हैं। विनीत, इस बात में आपका व्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप बताएं कि गर्ल्स कैसे आज सिनेरियो चेंज कर रही हैं। हम सिनेरियो चेंज करने का थोड़ा सा समझते हैं कि अगर हम संसद में बात करें तो सिर्फ 13% महिलाएं हैं, लगभग 12.50 संसद जो लोकसभा की वेबसाइट है उसके हिसाब से। तो ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं, पर बहुत धीरे। अगले 40-50 सालों में हो सकता है महिलाओं का योगदान उतना हो जितना हम चाहते हैं, या जो अभी महिलाओं का इम्पैक्ट है कहीं भी हो। मैं देख रहा हूँ आजकल जितने भी फेमस चेहरे दिखते हैं उसमें 70% चेहरे महिलाओं के होते हैं, जो बड़ी पॉजिटिव सी बात है, बहुत अच्छा लगता है। या बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। मैं गांव से निकलने के बाद जब शहर आते हैं लोग तो देखते हैं कि कैसे महिलाओं का डोमिनेशन होता है फैमिलीज़ में, या महिलाएं किस तरह से फैमिली चला सकती हैं, जॉब कर सकती हैं। और गाँव में जाइए तो आज भी वही कंडीशन है, महिलाएँ आज भी अपने घर से निकलने के लिए पुरुषों से पूछ रही हैं। तो महिलाएँ अगर स्ट्रांग हो जाती हैं या जिस तरह से उनका विकास हो रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी प्रगति हो जाए या थोड़ी सी तेज़ी से
से वो विकास करें। तो आई थिंक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि महिलाएं एक ऐसी कौम है महिला की जो सबसे जिम्मेदार मानी जा सकती है। मतलब अगर पति कमाता है तो अपने सारे पैसे पत्नी को देता है, क्योंकि उसे पता है कि वो संभाल सकती है। तो सेम कंडीशन पॉलिटिक्स हो या देश हो, वो आपके परिवार से ही स्टार्ट होकर ख़त्म होता है आगे जाके। तो उसमें भी सेम चीज़ की वो इतनी ज़्यादा जिम्मेदार है, अगर उन्हें जिम्मेदारी हमने पकड़ाई तो 101% वो हमारे लिए अच्छी ग्रोथ कर सकती है। बिल्कुल जी। जैसे अगर हम वोटिंग की बात करें तो उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में अब महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो गई है। तो आज के सिनेरियो को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाएं अब ये जान रही हैं कि उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू की कोई वैल्यू है। क्योंकि पहले ये होता था कि महिलाएं कुछ कहती थी तो वो माना नहीं जाता था, या उनको लगता था कि वो कहेंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं वो समझ रही हैं और वो अपनी भागीदारी हर क्षेत्र में दिखा रही हैं। अगर आपको यूथ को इंस्पायर करना हो अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो आप कैसे इंस्पायर करेंगे? देखिए, मेरे पास तो एक ही बात है कि अगर ये समझे कि हमारे यहाँ जो जनरेशन गैप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम किसी युवाओं को ये समझा सकें कि आपसे 5 साल बड़ा आदमी भी अगर वोट कर रहा है और आप बच रहे हो ना, तो उनका चुना हुआ जो प्रतिनिधि होगा वो आपके विचारों को मेल खाता हुआ नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी जो पीढ़ी है वो आपके 5 साल 10 साल पुरानी पीढ़ी, जिसके पास सोशल मीडिया नहीं था या जिसके विचार थोड़े डिफरेंट है, उसके विचारों से मैच करता हुआ प्रतिनिधि चुन के आपको ना दे सके। इसलिए युवाओं को ये समझाया जाए कि वो अपनी पीढ़ी के हिसाब से अगर नेता चाहते हैं, अगर देश में कोई परिवर्तन चाहते हैं, अगर अच्छे लोग चाहते हैं, तो उन्हें अपने हिसाब से वोट करना चाहिए और अपनी जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आगे आना चाहिए। 18 से 21 साल के जो भी युवा हैं वो अभी नए नए लड़के हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नई सीख रहे हैं जो कि उनसे शायद 10 साल 15 साल पुराने लोगों ने नहीं सीखी होंगी। और अगर वो सीख रहे हैं तो उन्हें नई चीज़ें पता है। हमारा समाज वैसे भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कल को जो इस समाज में बिल्कुल लोग गालियाँ बकते थे जिस चीज़ के लिए, आज उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, नाम नहीं ले सकते हैं। पर फिर भी अगर आप ये समझ जाएं कि आप जनरेशन गैप को पाटना चाहते हैं, अगर आप अपने जैसी सरकार चाहते हैं, अपने जैसा नेता चाहते हैं, तो आपको वोट करने जाना ही होगा और आपको ये चीज़ समझनी होगी। जैसा कि हमारी एक ने रेज किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये तो बात हुई मुद्दे की। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट कानून कहता है की ओर। किसी भी समाज को सामान्य रूप से चलाने और उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने में हमारी सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी सभ्य समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य समाज के सदस्य स्वतः ही करते हैं, लेकिन बड़े सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का आचार व्यवहार सामान्य हो, नैतिक हो और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो, ये संभव नहीं होता। अतः ऐसी परिस्थिति में राज्य या कहें कि सरकार असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की परिधि में कानून बनाता है। अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः भारत अपराध संहिता यानी आईपीसी और भारत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी मुख्य रूप से इन दो में कानून विभक्त हैं। इसकी अनगिनत धाराएं हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता है या यूं कहें कि राज्य के कानून की परिभाषा से पृथक कार्य करता है, तो संबंधित धाराओं में दंड का भागी होता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस को भारतीय दंड विधान और जनोपयोगी कानूनों के विषय में जानकारी देना है, ताकि आप स्वयं को अपडेट रख सकें। नमस्कार दोस्तों, आज कानून कहता है में हम बात करेंगे FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में। भारत का कानून
हर भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक को यह अधिकार देता है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी दुर्घटना या जुर्म को लेकर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जीरो एफआईआर का कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेंट किसी भी थाने में जाके दर्ज करवा सकते हैं। पहले ऐसे नियम था कि आप अपनी एफआईआर उसी थाने में लिखवाएंगे, कंप्लेंट उसी थाने में लिखवाएंगे जहां पे अपराध हुआ हो, परंतु अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी थाने में जा सकते हैं और पुलिस वाला ज्यूरिसडिक्शन के नाम पे आपकी कंप्लेंट लिखने से मना नहीं कर सकता। इसको जीरो एफआईआर इसलिए कहते हैं कि जो एफआईआर नंबर आपका इनिशियली जनरेट होगा वो जीरो ही होता है। जीरो एफआईआर के बेसिकली 2 फायदे हैं। पहला ये कि शिकायतकर्ता को दर दर भटकना नहीं पड़ता, कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, वो किसी भी थाने में जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवा लें। और दूसरा फायदा ये कि इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में देरी हो जाती है जिसकी वजह से अपराधी फरार हो जाए, लेकिन इस सिचुएशन में आप जिस थाने में एफआईआर लिखवाएंगे उसी थाने के पुलिस वाले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे और एक बार अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपनी पूरी रिपोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जिस थाने का होगा वहां पे अपनी रिपोर्ट भिजवा देंगे और वहां से एक नया प्रॉपर एफआईआर नंबर जनरेट होकर आपको मिलेगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला सेगमेंट, उम्मीद की किरण। इंस्पायर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर और बड़ी संख्या में अपना वोट कास्ट करें और हमारी भारतीय लोकतंत्र को और मजबूत बनाएं। जी, पहले हम ये देखते हैं कि वो पूरी तरीके से लोकतंत्र में किस तरीके से पार्ट ले सकते हैं। मतदान तो इसका सिर्फ एक हिस्सा है। मतदान बहुत ज़रूरी है। 2014 में भी जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय भी लमसम 150 मिलियन लोग जो थे वो यूथ पॉपुलेशन के थे। तो ये आपको दिखा सकता है कि एक यूथ में कितनी ज़्यादा ताकत होती है किसी भी देश में। उस समय में व्याप्त क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या राजनीति है और राजनीतिक मुद्दे हैं, उनमें वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से अपना दबदबा बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ मतदान की ही बात नहीं है। मतदान से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मतदान क्यों ज़रूरी है और मतदान देते हैं आप तब आपको क्या ध्यान में रखना है। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को शिक्षित करें कि राज्य क्या है, उसकी राजनीति कैसे चलती है, या फिर उनके मौलिक अधिकार, उनकी कर्तव्य, इसका क्या असर पड़ता है लोकतंत्र पे। क्योंकि जब आप जानेंगे ही नहीं कि आप जब मतदान देने जा रहे हैं तो जिसे आप चुन रहे हैं वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, या फिर उससे बेहतर कोई है भी कि नहीं, जब तक आप ये सब नहीं जानेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और भी कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे कि हम अपने युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं कि वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये एक अच्छा तरीका है उन्हें एक्सपोजर देने का कि वो सीख सकें कि राजनीति किस प्रकार से हमारे यहाँ काम कर रही है और लोकतंत्र में वो क्या कर सकते हैं, वो किन मुद्दों को उठा सकते हैं। और भी एक बहुत अहम बात जो मैं रखना चाहूँगी वो युवाओं के लिए ये है, हमें उन्हें बहुत हद तक प्रेरित करना चाहिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने, कि वो आत्मनिर्भर बने। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर चलता है जब हम आबादी की बात करते हैं। एक समय पे जितने भी युवा हैं उन सबको रोज़गार दिला पाना किसी भी सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं को शुरुआत से ही आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। और भी ये हो सकता है कि युवा अपने मुद्दों को बढ़ चढ़ करके जितना ज़्यादा हो सके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें, क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो होगा वो एक बेटर लोकतंत्र बना सकता है। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। हम तक पहुंचाएं अपने व्यूज़ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर के थ्रू। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
Be a responsible citizen. Cast your vote. Make your vote count. Go vote.